चैनल पे। आज मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ मैं कौन हूँ। मेरा नाम ज्योति शर्मा है, आपको पता है सभी को। और मैंने एमएससी किया है जूलॉजी से, है ना, और बीएड कर रखा है। और मेरे को 5-6 साल हो गए पढ़ाते हुए, है ना। 2-3 साल मैंने सीकर में पढ़ाया है, ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है काफ़ी बड़े बड़े, वहाँ पढ़ाया है मैंने। और इससे पहले मैंने स्कूल में पढ़ाया था यहीं, ठीक है। और 5-6 साल हो गए, मतलब मेरा एक्सपीरियंस 5-6 साल का एक्सपीरियंस है मेरे को पढ़ाने का। और अभी मैं आपको ये पहले अपना जो पिछला टॉपिक था वो रेस्पिरेटरी मैंने आपको पूरा कराया है ना। उससे आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, आप मेरे को कमेंट में मैसेज कर देना कि मैम ये प्रॉब्लम है, ये डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें। तो मैं आपका या तो उसका वही रिप्लाई कर दूँगी या फिर मैं उसके लिए एक वीडियो और बना दूँगी। और उसके कुछ क्वेश्चंस जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं इस साल के लिए, वो मैं आपको 1 या 2 दिन में उनका मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है। अभी आज अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने वाले हैं अपन, और अपना नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। चलो देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। मैंने बहुत बार जब रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपन बात करते थे तो मैंने बोला था कि सेल बॉडी किसकी बनी होती है, सेल की बनी होती है। और वो सेल्स को जिंदा रहने के लिए किसकी जरूरत होती है, ATP की जरूरत होती है। और वो ATP कहाँ से मिलती है, ग्लूकोज और जब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होता है उससे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। देखो सेल है अपनी, है ना, ये अपनी सेल है। देखो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ कंसंट्रेट करके क्लास को सुनना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ये जो मैं बोर्ड पे लिखती हूँ आप इनको शॉर्ट नोट्स के रूप में लिख सकते हो, ठीक है। बाद में आप अपनी लैंग्वेज में इनको बड़ा लिख लो, या फिर मेरे को कमेंट में बता देना कि मैम हमें नोट्स भी चाहिए, मैं आपको नोट्स भी दे दूँगी, है ना। स्कूलिंग टाइप के चाहिए, नीट के चाहिए, जैसे भी चाहिए मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। और कल क्वेश्चन आ जाएंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, ठीक। देखो ये अपनी सेल है ना। सेल के अंदर मैंने क्या बताया था आपको, ग्लूकोज होता है ना। मैंने उस टाइम आपको सिर्फ इतना बताया था कि ग्लूकोज जो है वो किससे आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम से आता है। कैसे आता है वो आज देखेंगे, ठीक है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन की जब रिएक्शन होती है तो क्या बनती है, ATP बनती है और प्लस CO2 बनती है। ये CO2 हम रिमूव कर देते हैं। कैसे रिमूव करते हैं, पिछली क्लास में बहुत अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियो जाके देखें उधर, ठीक है। अब देखो ये ATP जो बनती है ना, ये ATP क्या होती है, ATP होती है, ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये है ATP की फुल फॉर्म, मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है, एक यूनिट ऑफ एनर्जी है, यूनिट ऑफ एनर्जी। ये क्या है, ATP क्या है, यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। मतलब जो ATP जो है वो पैकेट के रूप में हमें मिलता है, जैसे बहुत सारे पैकेट्स, ऐसे समझ लो आप। एक तरह की एक यूनिट है, जैसे टाइम की यूनिट होती है सेकंड, है ना, उसी तरह से ये किसकी यूनिट है, एनर्जी की यूनिट। ये एनर्जी के लिए अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम होते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्शन सिस्टम है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम आप पढ़ चुके, वो है, बहुत सारे सिस्टम है। तो वो सिस्टम क्या करते हैं, वो सारे टॉपिक, जैसे देखो एक बार मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक के बारे में बता देती हूँ। देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया, है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम NCERT में इसका ब्रीदिंग एंड गैसेस ऑफ एक्सचेंज नाम दिया हुआ है, ब्रीदिंग एंड गैसेस ऑफ एक्सचेंज है, तो फिर भी रेस्पिरेटरी सिस्टम ही है ना। दूसरा है डाइजेस्टिव, ठीक है। फिर है एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीट लगा लो या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम लगा लो, पहले सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। फिर है अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। फिर है अपना एंडोक्राइन सिस्टम, और फिर है अपना नर्वस सिस्टम, ठीक है। एक अपना है एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू। इन सभी को मिला के है ना, इन सबको मिला के बोलते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। ये टॉपिक है, ये किस में आते हैं, ये 11th का टॉपिक है ह्यूमन फिजियोलॉजी में, है ना। जैसे प्लांट फिजियोलॉजी, उसके अंदर अपन प्लांट्स में पढ़ेंगे कि कैसे प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है, कैसे उसके अंदर डाइजेशन हो रहा है, कैसे उसके अंदर ऑक्सीजन इनहेलेशन एक्सहेलेशन कैसे क्या होता है उसके अंदर, वो सारा प्लांट रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे, अपन प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम ये सारे पढ़ेंगे, बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं ना, जितने
जितने भी सिस्टम प्रेजेंट है, जितने भी फिजियोलॉजी होते हैं, कार्य की, फिजियोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं कार्य की मतलब बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं, जितने भी काम हो रहे हैं, वो किस तरीके से हो रहे हैं, कौन से वे में हो रहे हैं, उन सबको देखते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर। मतलब सीधी सी मैं आपको फिलहाल क्या करा रही हूँ, ह्यूमन फिजियोलॉजी। इच्छा 7 या 8 टॉपिक हैं, ये कराने के बाद या तो मैं आपको 11th का पोर्शन पहले करा दूंगी या फिर अपन प्लांट फिजियोलॉजी शुरू करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या बताया मैंने आपको, ग्लूकोज कहाँ से आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम से आता है ना। तो हम जो खाना खाते हैं ना, उसके अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है स्टार्च के रूप में, है ना। और स्टार्च को क्या करते हैं, स्टार्च को ब्रेक डाउन करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं, और वो किसमें तोड़ते हैं, ग्लूकोज के अंदर तोड़ते हैं। और वो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज में क्यों तोड़ते हैं, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो आसानी से अब्जॉर्ब हो जाता है, अब्जॉर्प्शन के लिए इसको तोड़ते हैं, क्योंकि ग्लूकोज आसानी से अब्जॉर्ब हो जाता है। स्टार्च जो है वो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल है, ये आसानी से अब्जॉर्ब नहीं होता है, इसलिए इसको अपन सिंपलेस्ट पार्टिकल में तोड़ लेते हैं। अब देखो डाइजेशन सीधा सा आपको क्या समझ में आया, डाइजेशन क्या है, जो क्या है, स्टार्च मैंने बताया कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में तोड़ना ही क्या है, डाइजेशन है। अब ये होता कैसे, सबसे पहले हम इसकी एनाटॉमी देख लें, ठीक है। देखो ये अपना नोस्ट्रिल है, ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट ये नहीं है, है ना, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। ये है माउथ, माउथ है, डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत माउथ से होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की शुरुआत नाक से होती है। आपको नोस्ट्रिल बोलते हैं, अच्छे से आपने पढ़ा है, मैं काफी बार रिपीट कर चुकी हूँ, एक बात को मैं कम से कम भी 1000 बार रिपीट करती हूँ। क्यों करती हूँ, ताकि आपके दिमाग के अंदर मैं घुसा सकूं, समझे। ये क्या है, माउथ। रेस्पिरेटरी, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, माउथ से होती है। माउथ के बाद ये है बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, या फिर इसको ओरल कैविटी भी बोलते हैं। और नोस्ट्रिल के बाद वाली ये है नेजल कैविटी, इसको क्या बोलते हैं, नेजल कैविटी। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा अपना, ये जो मैंने आपको बताया था रेस्पिरेटरी जब पढ़ाया था, नाक का और मुंह की ओपनिंग अंदर फेरिंग्स के अंदर एक कॉमन पैसेज के अंदर होती है, इसलिए इनकी जरूरत है अपने को, तभी समझ में आएगा टॉपिक, ठीक है। ये है फेरिंग्स, फेरिंग्स, फेरिंग्स मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर डिटेल से बताया था कि फेरिंग्स क्या होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे जाके ये जो ट्यूब आ रही है ना, ये फेरिंग्स जो है ना, फेरिंग्स आगे जाके 2 ट्यूब में डिवाइड होता है ना, एक ट्यूब पीछे चली जाती है, एक ट्यूब आगे आ जाती है। फेरिंग्स सीधी ट्यूब जा रही है, फिर आगे जाके 2 के अंदर डिवाइड होगी। आगे वाली ये जो अपने को यहाँ दिख रही है, उबड़ खाबड़ सी ट्यूब दिख रही है, कौन सी है, ये ट्रैकिया है, ये फूड पाइप नहीं है, इसको ट्रैकिया बोलते हैं, वाइंड पाइप, ठीक है। और इसके पीछे की तरफ जो जाती है ना, ट्रैकिया है, ट्रैकिया के जस्ट पीछे कौन सी ट्यूब है, ईसोफेगस है, ईसोफेगस। ईसोफेगस, या फिर अपन अपनी भाषा में इसको याद रख लेंगे फूड पाइप। फूड पाइप मतलब यहाँ से खाना जाता है, ठीक। अब देखो एक बात आप ध्यान रखना, हम खाना खाते हैं और सांस लेते हैं, जब हम खाना निगलते हैं उस टाइम हम सांस नहीं ले सकते, इतनी देर के लिए अपना सांस बंद होता है। देखो कैसे, ये जो ट्रैकिया है ना, यहाँ पे एक लगा होता है, एक ढक्कन जैसी स्ट्रक्चर लगी होती है ना, इसको बोलते हैं ग्लोटिस, एपिग्लोटिस बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस, है ना। और ये जो ढक्कन जहां पे जाके ट्रैकिया पे बंद होता है उसको बोलते हैं ग्लोटिस, उसको क्या बोलते हैं, ग्लोटिस। ग्लोटिस क्या है, ट्रैकिया के ऊपर एक लगी हुई एक स्ट्रक्चर है जो क्या करती है, जब हम खाना खाते हैं ना तो खाना कहीं गलती से वाइंड पाइप के अंदर ना चला जाए, उसको रोकने के लिए यहाँ पे एक ढक्कन लगा होता है जिसको एपिग्लोटिस बोलते हैं। तो क्या होता है, जब हम खाना निगलते हैं उस टाइम यहाँ से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है इनके अंदर, और ये ट्रैकिया जाके एपिग्लोटिस पे बंद हो जाती है। जैसे देखो ये ट्रैकिया है और इसके पीछे की तरफ ईसोफेगस जा रही है और ये वो ढक्कन ऐसे लगा हुआ है। तो क्या होता है, जब हम खाना निगलते हैं उस टाइम ये जो ट्रैकिया है ये इसके अंदर मूवमेंट होगा और ये ऊपर जाके इस ढक्कन से बंद हो जाते, ताकि खाना कहाँ चला जाए, सीधा यहाँ से हमने खाना खाया
और खाना कहाँ चला जाए, फूड पाइप के अंदर चला जाए, इसके अंदर ना जाए। इसको रोकने का काम कौन करता है, एपिग्लोटिस। ठीक है, एपिग्लोटिस एक तरह का वाल होता है, वाल। देखो आपने जूलॉजी के अंदर दो टर्म पढ़ी होंगी, एक वाल और एक स्फिंक्टर, है ना। वाल क्या होते हैं और स्फिंक्टर क्या होते हैं, ये दोनों ही जो है ना, ये क्या करते हैं, किसी भी ट्यूब को या फिर कोई भी कॉमन पैसेज, कोई भी पैसेज जा रहा है उसको बंद करने का काम करते हैं, स्फिंक्टर भी और वॉल भी। कैसे, वॉल कैसे बंद करते हैं, वॉल जस्ट लाइक ए ढक्कन, आप ऐसे लगा लो, जैसे ये कोई डब्बा है और ये इसका ढक्कन है, तो ये ढक्कन ऊपर ऐसे बंद होगा खुलेगा, बंद होगा खुलेगा, ये तो हो गया वॉल, है ना। जैसे अपने हार्ट के अंदर होता है आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच में वॉल प्रेजेंट होते हैं। स्फिंक्टर क्या है, स्फिंक्टर है कोई भी ये वॉल है ना, मान लो ये कोई ट्यूब है, यह स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर के कारण इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। जैसे ये है, दिख रहा है आपको, ये है, जैसे ये एक ट्यूब है और स्फिंक्टर क्या करेगा, इसको ऐसे बंद करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करके बंद करेगा, उसको बोलेंगे स्फिंक्टर। और जो वॉल ढक्कन से बंद करेगा वो होता है वॉल। इतनी बात क्लियर है आपको, आगे चले। ये वाइड पाइप आगे जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, यहाँ पे कहाँ एंटर कर गई, ये क्या है अपनी थोरेसिक कैविटी, भी पता है ना आपको, इतना तो आप बॉडी, अपनी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उससे रूबरू हो चुके हैं। ये अपनी क्या है, थोरेसिक कैविटी है। ठीक है, इसको सिलोमिक कैविटी भी बोलते हैं। ये जो पूरी थोरेसिक सिलोमिक कैविटी के अंदर बॉडी कैविटी, ये थोरेसिक कैविटी प्रेजेंट होती है। जो ह्यूमंस की कैविटी होती है उसको बोलते हैं सिलोमिक कैविटी, सिलोमिक कैविटी। ठीक है, सिलोमिक कैविटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि चारों तरफ से मेसोडर्म से कवर्ड होती है। किससे लाइंड होती है, मेसोडर्म से लाइंड होती है। ठीक है, ये थोरेसिक कैविटी के अंदर आ गया, थोरेसिक कैविटी से फिर ये नीचे जा रही है, यहाँ पे डायफ्राम आता है। भाई अपनी बॉडी कैविटी है, ऐसे ही तो है, और इसके बीच में एक मसल लगी हुई है जिसका नाम मैंने आपको क्या बताया था, डायफ्राम बताया। डायफ्राम के ऊपर वाली कैविटी को बोलते हैं अब्डोमिनल कैविटी, नो सॉरी, डायफ्राम के ऊपर वाली को बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, और नीचे वाली को बोलते हैं अब्डोमिनल कैविटी। ये बताया था। ये वाली जो नीचे जाके जो अपने यहाँ से नीचे होती है, ये नीचे वाली को बोलते हैं अब्डोमिनल कैविटी के नीचे वाले भाग को बोलते हैं पेल्विक कैविटी, है ना। अब्डोमिनल कैविटी के नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं पेल्विक कैविटी। ऊपर वाली थोरेसिक कैविटी, नीचे वाली अब्डोमिनल कैविटी, और अब्डोमिनल कैविटी के नीचे वाली कैविटी पेल्विक कैविटी, जहां पे अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, थोरेसिक कैविटी के अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं और हार्ट प्रेजेंट होता है। अब्डोमिनल कैविटी के अंदर स्टमक प्रेजेंट होता है, किडनीज प्रेजेंट होती है। अब देखिए आगे, डायफ्राम को क्रॉस करते हुए आएगी और आगे जाके यही स्ट्रक्चर जो है एक फूली हुई स्ट्रक्चर बना लेगी। ये जो ट्यूब आ रही है ये फूली हुई स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसको बोलते हैं स्टमक। क्या बोलते हैं इसको, स्टमक। ठीक है, स्टमक जो है जे शेप जैसी स्ट्रक्चर है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है स्टमक कैसी, स्टमक की स्ट्रक्चर कैसी है, जे शेप है। ठीक है, ये क्या है, स्टमक, जहां पे फूड जो है वो कितने घंटे तक रुकता है, 5 से 6 आवर, 5 से 6 घंटे यहाँ पे फूड स्टोर रहता है। उसके बाद अब देखो, स्टमक में फूड स्टोर रहेगा थोड़ी देर तक, है ना। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि देखो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक तो होता है मेन पार्ट और एक होता है एक्सेसरी ग्लैंड। एक्सेसरी ग्लैंड जो होती है, यहाँ पे देखो एक्सियल सीक्रेट होगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। एक बार अपन एनाटॉमी देख रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे फूड स्टोर रहेगा, फिर फूड कहाँ जाएगा, ये आगे जो आप देख रहे हो ना सी शेप, ये सी शेप है एक्चुअली, लेकिन एनसीईआरटी में इसको यू शेप लिखा हुआ है। एग्जाम में आएगा, नीट के एग्जाम में, तो आपको यू शेप करना है, यू शेप, यू शेप, यू शेप, समझ में आ गया। ये कैसी है, यू शेप, यू शेप ट्यूब है ना। इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है, इधर समझ में आ गया। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, कहाँ लिखूं, इसको मिटा दूं, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं।
पहला कौन सा? ड्यूडेनम। दूसरा कौन सा? जेजुनम। और तीसरा कौन सा? इलियम। ठीक है, वो ई से शुरू होने वाला इलियम अलग है, ये इलियम अलग है। यहाँ पे अब आई से शुरू हो रहा है इलियम, ये याद रखना आपको। इलियमिस्टम प्यूबिस जो बोन्स होती है ना, उनके नाम है वो। ये इलियम है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। ठीक है, अब देखो ये हो गया ड्यूडेनम, नाम लिख लो। फिर ये यहाँ पे जाके ये यहाँ ओपन होगी इसके अंदर, और ये काफी उलझी हुई स्ट्रक्चर बनाती है। उलझी हुई स्ट्रक्चर क्यों बनाती है? ये सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करती है। यहाँ पे इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? अब्जॉर्प्शन होता है, और अब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया ज्यादा होना जरूरी है। जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा तभी अब्जॉर्प्शन अच्छी तरह से होगा। तो ये वाली ट्यूब जो है काफी उलझी हुई होती है, इसको बोलते हैं जेजुनम। ये वाला जो भाग है ये भाई अपना क्या हो गया? जेजुनम हो गया। और ये यहाँ पे जब ये वाली ट्यूब है, ये वाली यहाँ खत्म हुई है, और ये यहाँ खत्म होने के बाद और फिर ये कहाँ खुलती है? लार्ज इंटेस्टाइन में खुलती है। तो ये वाला जो भाग है ना, लास्ट वाला, इसको बोलते हैं इलियम। ठीक है भाई, मैंने क्या बताया आपको? मुंह से खाना खाया, बकल कैविटी। ठीक है, बकल कैविटी से फिर फूड पाइप या फिर ईसोफेगस बोलते हैं, फेरिंक्स, ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद खाना स्टमक में गया, स्टमक से सी शेप या यू शेप, सी शेप नहीं है, यू शेप। यू शेप जो है डुडेनम के अंदर गया, डुडेनम से फिर जेजुनम, और जेजुनम से फिर कहाँ गया? लास्ट वाली इलियम। इलियम से खाना, ये इलियम जो है ये चौड़ी ट्यूब में खुलती है, जिसका नाम है, ये वाली जो है ये है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, कोलोन बोलते हैं इसको, कोलोन। लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, कोलोन बोलते हैं इसको। कोलोन जी देखो ऊपर की तरफ खाना लेके जाएगी ऐसे, इसमें खाना कैसे जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन। ये इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। कहाँ लिखूं? यहाँ लिख दूं। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। इतना समझ में आया आपको? देखो, स्टमक से कहाँ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट? सबसे पहले डुडेनम, जेजुनम, इलियम। सीक्वेंस वाइज याद रखना, आपको बहुत इजी है, धीरे धीरे आपके सब दिमाग में फिट होता जाएगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है, कौन सा होगा सबसे पहले? सी शेप, यू शेप। मेरे सी शेप माइंड में बैठा हुआ है, ये कैसा है? यू शेप है। एनसीईआरटी में यू शेप लिखा हुआ है, बाकी जो बुक्स है उनमें सी शेप है, इंटरनेशनल जो बुक है उनमें यू शेप है। ठीक, सी शेप। ये सी शेप ट्यूब है, डुडेनम, फिर इलियम, जेजुनम और फिर इलियम। इलियम कहाँ खुलेगी? लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन के अंदर। ये वाला हो गया असेंडिंग, ट्रांसवर्स, और ये वाला डिसेंडिंग। ये वाला ट्रांसवर्स के बाद ये वाला लिख लेंगे इसको डिसेंडिंग कोलोन। इतना क्लियर है आपको? डिसेंडिंग कोलोन हो गया। अब ये डिसेंडिंग कोलोन के बाद ये वाला जो पार्ट है ना, थोड़ा सा ये, इसको बोलते हैं रेक्टम। इसको क्या बोलते हैं? रेक्टम। और रेक्टम जहां खुलता है, रेक्टम की ओपनिंग होती है बॉडी से बाहर, जिसको बोलते हैं एनस। ये जो मैंने आपको पूरा बताया ना, माउथ से शुरू करके और एनस तक, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं? आहार नाल बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे तो आहार नाल। वैसे इसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। इतना क्लियर है आपको? खाना खाया मुंह से, बकल कैविटी, फेरिंक्स, फूड पाइप या फिर ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक, स्टमक के फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सी? पहली कौन सी? डुडेनम, जेजुनम, इलियम। इलियम से फिर लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। डिसेंडिंग कोलोन फिर रेक्टम, और रेक्टम से फिर एनस। और ये कंप्लीट हो गई क्या अपनी एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो गई। इतना समझ में आया आपको? देखो, अगर आपको नहीं समझ में आया ना तो आप मुझे प्लीज कमेंट में बता देना, मैं आपको ये फिर से पढ़ा दूंगी। ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है आपको आ गया समझ में, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है।
अब देखो, एलिमेंट्री कैनल बताया मैंने अभी आपको, क्या बताया? एलिमेंट्री कैनल यही बताया है। शुरुआत कहाँ से होती है? माउथ से। माउथ से खाना खाते ही शुरुआत हुई, इसको बोलते हैं इंजेशन। मुंह से खाना खाने की प्रोसेस होती है, इसको बोलते हैं इंजेशन। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक, माउथ से खाना खाया फिर कहाँ गया? बकल कैविटी, लिख लो बकल कैविटी। ठीक है, बकल कैविटी से फिर कहाँ जाएगा? फेरिंग्स। ये क्या लिखवा रही हूँ मैं आपको? एलिमेंट्री कैनल के पार्ट्स लिखवा रही हूँ कि एलिमेंट्री कैनल के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, फेरिंग से फिर खाना कहाँ जाता है? सीधा स्टमक में जाता है। ठीक है, स्टमक में क्या होता है? स्टोर होता है फूड। स्टमक में फूड क्या होता है? स्टोर होता है। ठीक है, स्टमक से फिर कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट लिख दो यहाँ पे। पहला कौन सा? ड्यूडेनम। दूसरा कौन सा? जेजुनम। तीसरा कौन सा? इलियम। कितना क्लियर है? आगे चलें। फिर ये है लार्ज इंटेस्टाइन। हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में है कोलोन, एक नंबर पे। कोलोन के भी पार्ट है दो तीन। पहला कौन सा? असेंडिंग कोलोन। दूसरा कौन सा? ट्रांसवर्स कोलोन। तीसरा कौन सा? डिसेंडिंग कोलोन। इतना समझ में आया? आगे चलो, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद क्या आएगा? अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन कोलोन हो गया, कोलोन हो गया। सेकंड होता है रेक्टम। ठीक है, रेक्टम सिर्फ रेक्टम ही है। और फिर आता है एनस। एनस से आउट फ्रॉम बॉडी। ये मैंने आपको क्या बताया? एलिमेंट्री कैनल कहाँ से शुरू होती है? मुंह से शुरू होती है। ठीक है, सबसे पहले मुंह, माउथ। माउथ के बाद बकल कैविटी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के बाद फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? अपनी नेजल कैविटी का और बकल कैविटी का कॉमन पैसेज है, जहां पे खाना और फूड दोनों ट्रेवल करते हैं। ठीक है, फिर फेरिंग्स के बाद आएगा अपना स्टमक। स्टमक में फूड क्या होता है? 5 से 6 घंटे तक स्टोरेज होती है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे फिर क्या होगा? खाना कहाँ आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन की यू शेप कौन है? ड्यूडेनम। फिर जेजुनम, काफी उलझी हुई स्ट्रक्चर है, इसकी लंबाई काफी होती है, कम से कम अपन लगा लो इसकी 5 से 6 मीटर लंबी होती है। ठीक, जिंदा आदमी 5 से 6 मीटर, 5 से 6 मीटर लंबी, और मरे हुए में तो और भी ज्यादा होती है। ठीक है, और फिर जेजुनम, फिर इलियम। इलियम कहाँ खुलेगी? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का जो ऊपर की तरफ जो पार्ट, जहाँ से फूड ऊपर जा रहा है, उसको बोलेंगे असेंडिंग। फिर ट्रांसवर्स, फिर डिसेंडिंग, और डिसेंडिंग पार्ट लास्ट में रेक्टम, और रेक्टम से फिर एनस। कंप्लीट लार्ज इंटेस्टाइन समझ में आ गया आपको? आगे चले। अब देखो माउथ, अपन ने देखा माउथ के अंदर ओरल कैविटी आएगी बाद में। ओरल कैविटी के अंदर क्या होता है? खाना, जो सेंसरी ग्लैंड्स, मैं आपको बता देती हूँ, सेंसरी जो पार्ट्स हैं वो बता देती हूँ। टीथ आते हैं, टीथ। टीथ आते हैं, अपनी टंग आती है ना? ये सभी जो है ये एक्सेसरी ग्लैंड्स के अंदर आते हैं। ठीक है, सबसे पहले
टिथ देख लेते हैं अपने दांत, जहाँ से हम खाना क्या करते हैं, खाना चबाते हैं जिससे। देखो सबसे पहले तो ये आप ये देख लो, ये जो टिथ होते हैं ना, टिथ का स्ट्रक्चर आपने कुछ ऐसा देखा होगा, बचपन से बुक्स में देखते आ रहे हो। कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है टिथ की, है ना। तो ये जो है, इसमें देखो मैं आपको बताती हूँ, ये नीचे वाला जो पार्ट है ना, ये यहाँ पे ये अपने गम्स हैं, है ना। गम्स के अंदर अपने टिथ प्रेजेंट है। ये क्या है अपने गम, मसूड़े। अब देखो ये वाली जो है ना, इसको बोलते हैं रूट। रूट है ये वाला जो भाग है ना, इसको बोलते हैं क्राउन। क्राउन। और ये थोड़ा सा पार्ट बच गया, ये हो गया नेक। टिथ के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। टिथ जो है बोन से भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसका कारण क्या है, क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट भर भर के होते हैं। ठीक है। अब देखो इसके ऊपर एक टिथ जो है उसके ऊपर एक और स्ट्रॉन्ग कवरिंग लगी होती है, जिसको बोलते हैं इनामेल। इनामेल हार्डेस्ट सब्सटेंस है ये, है ना। इनामेल जो है क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है। ये बने होते हैं, ये वाला जो है ना, ये बना होता है डेंटिन का, डेंटिन। इसीलिए आपने देखा है ना, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं उनको डेंटिस्ट बोलते हैं। डेंटिस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि दांत जो है वो किसके बने हुए हैं, डेंटिन के बने हुए हैं। ठीक। अब देखो ये मैंने आपको बता दिया, ये नेक है। अब इसके अंदर एक कैविटी और होती है ऐसे, है ना। इसके अंदर एक कैविटी और प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं पल्प कैविटी। इसको क्या बोलते हैं, पल्प कैविटी। और ये वाली जो रूट है ना, जो ये यहां जा रही है, ये वाली दिख रही है आपको, ये कैनल, इसको बोलते हैं रूट कैनल। समझ में आ गया। देखो टिथ का सबसे ऊपर वाला भाग इनमेल, सबसे हार्ड जो भाग होता है, सबसे मजबूत, सबसे स्ट्रॉन्ग जो भाग होता है, उसको बोलते हैं इनमेल। अब देखो इनमेल, ये वाला जो भाग है अपने देखा है, इसको बोलते हैं क्राउन। फिर नेक, और फिर जो गम के अंदर होता है इसको बोलते हैं रूट, है ना। यहाँ से कैविटी निकल रही है, पल्प कैविटी इसको बोलते हैं, है ना। ये होगी पल्प कैविटी, और पल्प कैविटी की जो रूट जा रही है उसको रूट कैनाल बोलते हैं। इतना क्लियर है। ये थोड़ा सा भाग बच गया, इसको नेक बोलते हैं। ठीक। डेंटिन जो है किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट। इनामेल जो है ना वो भी इसी का बना होता है, लेकिन इसके अंदर इनकी मात्रा जो होती है, इनकी क्वांटिटी जो है वो ज्यादा होती है इनके अंदर। कितना क्लियर आप। अब देखो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो ह्यूमन टीथ होते हैं ना, ह्यूमन टीथ वो होते हैं हेटेरोडोंट होते हैं। हेटेरोडोंट भी बोल सकते हो। कैसे होते हैं, हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट का मतलब क्या है, सीधा सा देखो, ह्यूमंस के अंदर जो दांत होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, मैं एक बार इसको मिटा दूं। ह्यूमंस के अंदर दांत होते हैं ना, वो कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। तो देखो हेटेरोडोंट होते हैं, हेटेरोडोंट। ह्यूमंस के अंदर दांत होते हैं हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट का मतलब होते हैं अलग अलग टाइप के दांत होते हैं। जैसे देखो अपने अंदर जो होते हैं इंसीजर होते हैं, इंसीजर्स होते हैं, कैनाइन्स होते हैं, और 3 नंबर पे होते हैं प्रीमोलर, और 4 नंबर पे होते हैं मोलर, है ना। दांत कितने टाइप के, 4 टाइप। ह्यूमंस की बात कर रही हूँ, ठीक है। इंसीजर,
कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर जो होते हैं ना वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। अपन सिर्फ देखो अपने मुंह के अंदर जो दांत प्रेजेंट होते हैं वो ऊपर भी होते हैं और नीचे भी। ऊपर वाला जो भाग है ना, ये जो जबड़े का ऊपर वाला भाग है, इसको बोलते हैं मैक्सिला। अपर वाले को बोलते हैं मैक्सिला। और जो लोअर है, लोअर जॉ, लोअर जॉ को बोलते हैं मैंडिबल। बच्चों के अंदर सबसे पहले जो दांत आते हैं वो इंसीजर आते हैं, 2 दांत आगे वाले, इनको बोलते हैं इंसीजर। और ये कितने होते हैं? 4, ऊपर वाले 4। इसके बाद एक नुकीले दांत होते हैं कुत्ते जैसे, है ना। कुत्ते जितने नुकीले नहीं होते लेकिन थोड़े नुकीले होते हैं। ये कैनाइन होते हैं, ये कितने होते हैं? 2, है ना। फिर होते हैं प्रीमोलर और फिर होते हैं मोलर। प्रीमोलर कितने होते हैं? 3 होते हैं। मतलब हो गया क्या? 2 1 2 3 1 2 1 2 3। कैनाइन 1 होता है, 2 होते हैं, 2। और ये प्रीमोलर होते हैं, ये होते हैं 4 और ये होते हैं 3। मोलर कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, अब देखो इससे बनता है अपना डेंटल फॉर्मूला। इससे अपना क्या बनता है? डेंटल फॉर्मूला बनता है। मतलब 1/4 पार्ट जो है उसको अपन देखें, जैसे इसको इतना आधा यहाँ से काट दे बीच में से, तो इधर वाला जो होगा ना उस ऊपर वाला अपन उसको देखते हैं। उसके अंदर 2 इंसीजर होते हैं, है ना। और 1 कैनाइन, क्योंकि 1 कैनाइन किधर आ गया? इधर आ गया। इसमें 2 कैनाइन इधर, 1 कैनाइन आ गया। मोलर्स कितने होते हैं इसमें? 2, क्योंकि 2 इधर 2 इधर 4 होते हैं ना टोटल, तो यहाँ पे 2 आ गए। और ये प्रीमोलर, सॉरी मोलर कितने होते हैं? 3, इतने इधर और नीचे भी इतने, 2 1 2 3, है ना। एक साइड का हो गया, इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो तो कितने दांत, टोटल कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। ठीक है, ये मैं किसकी बात कर रही हूँ? 17 से 18 साल जो बच्चे जो होते हैं, 17 से 18 साल के जो यंग पर्सन होते हैं उनकी बात कर रही हूँ। बच्चों के अंदर मिल्क टीथ होते हैं, वो कितने होते हैं? 20 होते हैं। उनके अंदर प्रीमोलर प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, उनका फॉर्मूला होता है 2102 अपॉन 2102। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आई? नहीं आई? फिर से बताते हैं। एलिमेंट्री कैनाल शुरू होती है माउथ से। माउथ के अंदर सबसे पहले बकल कैविटी, बकल कैविटी के अंदर अपने दांत प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दांत है वो कितने टाइप के? 4 टाइप के, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, इंसीजर कितने होते हैं? 4। कैनाइन कितने होते हैं? 2। प्रीमोलर कितने होते हैं? 4। और मोलर कितने होते हैं? 3। इतना क्लियर है आपको? अब देखो बच्चों के अंदर क्या होता है, इंसीजर जो होते हैं ना वो कितने आते हैं? 4 आते हैं, है ना। जो 10 साल तक के बच्चे होते हैं उनके अंदर 4 इंसीजर होते हैं, 2 इधर 2 इधर, है ना। कैनाइन 1 होता है। और प्रीमोलर बच्चों के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, प्रीमोलर नहीं आते हैं, देखो इधर से बच्चों की खाली जगह रहती है ना। और 2 क्या होते हैं इनके अंदर? मोलर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो हेट्रोडोंट का मतलब क्या हो गया? 4 टाइप के दांत हो गए, कैनाइन, इंसीजर, प्रीमोलर, मोलर, इसलिए बोलते हैं इसको हेट्रोडोंट। अब शार्क देखोगे, शार्क, शार्क के सारे दांत एक जैसे हैं ऐसे, इसको बोलते हैं होमोडोंट। इसको क्या बोलते हैं? होमोडोंट बोलते हैं। ठीक, इतना क्लियर है आप लोगों को? आगे चले। दांत के अंदर जो दांत जो है वो किसके बने हो रहे हैं? किसके बने हुए हैं? डेंटिन के बने हुए हैं। और इसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको क्या नाम दिया है अपन ने? जिसका क्या नाम है? इनामेल नाम है। ठीक है, इनामेल सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है ना। सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है? इनामेल होता है। ठीक, जो नीचे रूट की तरफ जा रही है उसको बोलेंगे, नीचे की तरफ जो गम के अंदर दबी होती है उसको बोलते हैं रूट। ठीक है, अब देखो ह्यूमंस के जो दांत होते हैं वो कितने होते हैं? डाइफाइडोंट होते हैं, हेट्रोडोंट या फिर डाइफाइडोंट। मतलब जीवन में 2 बार दांत होते हैं,
एक बार बच्चों के आते हैं, फिर टूटते हैं, फिर दोबारा आते हैं, दोबारा टूट जाए तो फिर से नहीं आते। ठीक है, इसलिए कैसे हैं, डाइफाइडोंट है। और कुछ ऐसे होते हैं, सार्क है, जैसे सार्क जो है वो कैसी है, पॉलीफाइडोंट है। सार्क कैसी है, पॉलीफाइडोंट है। इसके अंदर ये कुछ खाते हैं, दांत टूट जाते, फिर वापस से नए आ जाते हैं, फिर कुछ खाते हैं, फिर टूट जाते, फिर वापस से नए आ जाते हैं। ठीक है, ऐसा किसके अंदर होता है, सार्क के अंदर होता है। लेकिन ह्यूमंस के अंदर एक बार टूटने के बाद जो पहले दांत आते हैं बच्चों के अंदर, उनको बोलते हैं मिल्क टीथ, दूध के दांत। वो कितने आते हैं, 20 आते हैं। उनके टूटने के बाद जो दांत आते हैं वो परमानेंट टीथ। ठीक है, उनके टूटने के बाद दोबारा से दांत नहीं आते हैं। इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टंग को देखेंगे। टंग, टंग के अंदर अपने को जो टेस्ट पता चलता है वो कैसे चलता है ना, क्या होता है, वो सारी बातें अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट। वीडियो को आप लाइक करो अगर आपको अच्छा लगे, सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच।